होगा तो वो पुराना बचते रहेगा। आइए, सो we were studying how does the parliament control the government and control itself. तो जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, अभी आपके सामने देर इज़ अ बिल विच इज़ बीइंग डिस्कस्ड इन द पार्लियामेंट, दैट इज़ वक्फ बिल। अभी देखिए, अभी आप जो पढ़ रहे हैं बिल्कुल आपके सामने करंट में है, आप एनालाइज कर सकते हैं, समझ सकते हैं चीज़ों को। मैं बार बार कह रहा हूँ, उसको फॉलो करिए समझ के, जोड़ के। तो अभी आपने एक आध क्लास पहले आपने पढ़ा कि किस तरह से कोई भी बिल पास होता है और एक्ट बनता है। तो डिफरेंट स्टेजेस आपने देखा। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, इससे भी मैं आपको डिटेल बताऊं कि जब कोई बिल आता है हाउस में, तो पहले तो आपने वो पढ़ लिया कि लाने से पहले उसका ड्राफ्ट तैयार होता है, फिर वो मिनिस्टर उसको चेक करते हैं, फिर कैबिनेट में जाता है कि ये लाने लायक है कि नहीं, या इसमें कुछ सुधार करना है। अगर कुछ सुधार होता है तो कैबिनेट कहता है कि इसमें ये सुधार करिए। जब फिर वो सुधार होता है तब फिर कैबिनेट के पास आता है, जब वो पास करते हैं कि हाँ ये लाने लायक है, तब वो हाउस में इंट्रोड्यूस किया जाता है। जब किसी भी हाउस में, चाहे वो लोकसभा हो राज्यसभा में, जहाँ वो इंट्रोड्यूस किया जाता है, तो उसको पहली बार उसका एक ब्रीफ रीडिंग किया जाता है, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन होता है, दैट इज कॉल्ड द फर्स्ट रीडिंग ऑफ द बिल। ओके, छोटा फर्स्ट रीडिंग। हाँ, तो फर्स्ट रीडिंग होता है। तो फर्स्ट रीडिंग का पर्पज़ इतना ही होता है कि जो मेंबर्स हैं हाउस के, उनको बताया जाए कि ये बिल हम लोग ला रहे हैं, इस बिल का क्या पर्पज़ है, क्या इस बिल के माध्यम से हम करना चाह रहे हैं, उसका एक इंट्रोडक्शन देना होता है टू ऑल द मेंबर्स। तो उसको कहते हैं फर्स्ट रीडिंग। फर्स्ट रीडिंग होता है, मेंबर सुन लेते हैं कि अच्छा भाई सरकार या जो भी है एक ये बिल ला रहे हैं, इस बिल में ये मेन इसका पर्पज़ ये है, ये मेन प्रोविज़न। वो फिर उस बिल का रिटन कॉपीज सबको अवेलेबल कराया जाता है, सारे मेंबर्स को, उनके पढ़ने के लिए, कि भाई आप लोग को समय दिया जाता है कुछ, आप लोग इसको पढ़ के इससे अवगत, इससे अवेयर हो जाए। तो मेंबर्स जब उसको बिल को कुछ पढ़ने के लिए कुछ समय, हाँ यस ऑफ कोर्स एवरी पार्लियामेंट, तो जब वो पढ़ लेते हैं उतना समय होता है, फिर उसका सेकंड उसका रीडिंग टेकअप किया जाता है। तो फिर उसका डिटेल, उसका जो है रीडिंग होता है, और जो भी उस बिल को इंट्रोड्यूस करते हैं वो डिटेल में उसके प्रोविजंस को मेंबर्स के सामने बताते हैं, दैट इज कॉल्ड द सेकंड रीडिंग। और तब मेंबर्स फिर जो है उसको डिटेल फिर उस पर अपना फीडबैक, जवाब, सवाल जवाब, बहस चलती है। लोग तरह तरह के क्वेश्चंस उठाते हैं, तरह तरह के कमेंट्स करते हैं, अपने ओपिनियंस रखते हैं, ठीक है। और वहाँ पर फिर चलता है डिटेल में बहस। अगर उस समय जो है तो वो कई दिन तक भी चल सकता है, डिपेंड करता है किस तरह का बिल है, कितना क्या उसका इम्पोर्टेंस है, और वो लंबा भी खींच सकता है। जब उस पर सफिशिएंट डिस्कशन हो गया और मेंबर सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि हमने अपनी अपनी बात इस पर रख दी है, अपने अपने हमने जो भी हमारा कमेंट था, ओपिनियन था, बता दिया है सरकार को या जो भी बिल लाने वाले हैं, और वो अपने सुझाव भी देते हैं उसमें। अब उन सुझाव को वो जो बिल जिन्होंने लाया है वो मान भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते हैं। मान लीजिए वो सुझाव को मान लेते हैं तो फिर से उसमें कुछ ड्राफ्टिंग में चेंज कर दिया जाता है, और फिर हाउस के सामने ला के उसको पेश किया जाता है कि भाई ये सुझाव हमने कर दिया है, अब बताइए इस पर तो कोई और बात कहनी है क्या। फिर से उसका एक ब्रीफ रीडिंग होता है जो सुधार करने के बाद, और मेंबर्स जब अगर सेटिस्फाई हो जाते हैं कि हमने इस पर सफिशिएंट बहस कर ली है और अब ये बिल ठीक ठाक हो गया है, सबको जानकारी हो गई है, तो फिर उस पर जो है वो कहते हैं कि ठीक है, इस पर हम वोटिंग कर लेते हैं कि हमें इसे एक्सेप्ट करना है कि क्या करना है। मान लीजिए कोई ऐसा बिल होता है जिस पर लोगों को लगता है कि सबको उतना उस पर नॉलेज नहीं हो सकता है और उसको इतना आसानी से हमें पास नहीं करना चाहिए, उस पर डिटेल हमें एक रिसर्च रिपोर्ट हमें चाहिए, तो फिर वो सेलेक्ट कमेटी के पास चला जाता है।
सेलेक्ट कमेटी कहते हैं, जो पार्लियामेंट की कमेटी होती है। सेलेक्ट कमेटी, हाँ, तो उस सेलेक्ट, हाँ, उसी में से किसी कमेटी के पास भेज दिया जाता है और वो कमेटी फिर उस पर कई दिन तक स्टडी करने के बाद अपना रिपोर्ट रखती है। उस रिपोर्ट को फिर पेश किया जाता है पार्लियामेंट में मेंबर्स के सामने, और उस रिपोर्ट को उनको समय भी दिया जाता है थोड़ा स्टडी करने के लिए। वो स्टडी करने के बाद अगर सेटिस्फाई होते हैं या बिल के बारे में जो भी उनका ओपिनियन होता है, तो आगे उस पर अपना फीडबैक रखते हैं या फिर उस पर अपना वोटिंग वगैरह करते हैं। तो वहाँ मान लीजिए सेटिस्फाई हो गया सब कि ठीक है, या मान लीजिए खिलाफ हो गया कि नहीं ये बिल कतई पास करने लायक नहीं है, तो वो उसके अगेंस्ट बोलते हैं, फिर वोटिंग में उसको वो रिजेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है प्रोसीजर है हमारा किसी भी बिल को एक हाउस में पास करने का। बाकी चीज़ें आप जानते हैं कि लोकसभा से पास होता है तो सेकंड हाउस राज्यसभा में जाता है, या राज्यसभा से पास हुआ तो लोकसभा में आता है, और फिर आपको वो फर्दर प्रोसेस पता है कि वहाँ भी सुझाव दिए जा सकते हैं, सुझाव उसको मान भी सकता है, नहीं भी मान सकता है, फिर वो ऐसे करके फिर वो प्रेसिडेंट के पास जाता है। तो यहाँ हमने देखा कि जो सेलेक्ट कमेटी जो कहते हैं या पार्लियामेंट्री कमेटी जिसको कहते हैं, उसका काम क्या होता है, उसमें कुछ मैंने बताया था कि देयर आर सम एक्सपर्ट्स, कुछ उसमें पार्लियामेंट के मेंबर्स ही होते हैं और कुछ बाहर के भी लोगों को उसमें शामिल किया जा सकता है ज़रूरत को देखते हुए, या बाहर के लोगों को बुलाया जाता है उसके सामने, उनका ओपिनियन मांगा जाता है बुला के कि भाई आप लोग बताइए इस पर क्या आपका ओपिनियन है। मतलब बाहर का लोग, मतलब कैसा लोग? कोई भी लोग हो सकता है, बाहर का कोई साइंटिस्ट हो सकता है, कोई इकोनॉमिस्ट हो सकता है, कोई प्रोफेसर हो सकता है, कोई भी हो सकता है, कोई किसान नेता हो सकता है, कोई बिजनेसमैन हो सकता है, कोई जुडिशरी का, कोई भी, मतलब किसी को भी बुलाया जा सकता है उनका ओपिनियन लेने के लिए, और बुलाया जाता ही है। तो इस तरह से वो कमेटी जो है वो अपना इन डेप्थ में उसका स्टडी करती है और फिर अपना उसके जो भी हैं वो रिपोर्ट अपना सबमिट करती है कि क्या इसके नुकसान हैं, क्या फ़ायदे हैं, इसके क्या प्रभाव हैं, ठीक है, कितना खर्च पड़ेगा इसको करने में वगैरह। सो हेयर द टॉपिक इज दैट व्हाट डू द कमिटीज ऑफ पार्लियामेंट डू। कमेटी क्या, जो पार्लियामेंट की कमेटी होती हैं वो क्या करती हैं, ब्रीफ में इसको इसीलिए जो है वो पार्टियां क्या करती हैं कि जब उन्हें लगता है कि कोई बिल है जो सरकार हड़बड़ी में पास कराना चाह रही है, या उस पर हमें जो है इतनी जल्दी समझ नहीं आ उसका मतलब सकते हैं उसका इम्पोर्टेंस, उसको हमें डिटेल में समझने की ज़रूरत है, तो वो कहती कि इसको सेलेक्ट कमेटी के पास भेज दिया जाए। ठीक है, इससे पहले वाला ये थ्योरी है। हाँ हाँ, क्या है, इससे पहले वाला हाँ हाँ इंस्ट्रूमेंट ऑफ पार्लियामेंट, वो तो हम बता दिए। अच्छा, नहीं किए हैं इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ, 114। अच्छा अच्छा, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ पार्लियामेंट्री कंट्रोल, ओके। 114 उसके भी पहले 114 ये तो हाँ, ये हो ओके। गया था। हाउ डज द पार्लियामेंट कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव, तो मैंने बताया कि उस पर कई बार सवाल उठाए जाते हैं, है ना, कई बार उसको लेके जनता में वो किया जाता है। नाउ इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ पार्लियामेंट्री की यही है कि ये क्या तरीके हैं कैसे पार्लियामेंट सरकार को कंट्रोल करती है। इंस्ट्रूमेंट मीन्स मेथड्स, टेक्निक्स, ठीक है। तो पार्लियामेंट कैसे कंट्रोल करती है गवर्नमेंट को, देखिए तो क्या है, डेलिब्रेशन एंड डिस्कशन, ठीक है। जैसे आपको पता है कि वहाँ पार्लियामेंट में बहस होती है, उस पर विचार विमर्श होता है, तो कोई भी मुद्दा जो सरकार मान लीजिए कोई भी काम कर रही है तो वहाँ पार्लियामेंट में उसको लेके उठा दिया जाता है मामला कि हाँ भाई ऐसा आप कर रहे हैं, इस पर क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, आप जवाब दीजिए जनता को। तो दैट इज डेलिब्रेशन एंड डिस्कशन, ठीक है। चाहे वो कोई बिल पास करना हो या कोई सरकार का फैसला हो, किसी भी चीज़ पर बहस हो जाती है पार्लियामेंट में, तो उसी के बारे में यहाँ कहा है कि दैट इज डेलिब्रेशन एंड डिस्कशन। जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, अब इसको करा दे, पूरा डिटेल करा देते हैं।
देखिए, डेलिब्रेशन एंड डिस्कशन, ठीक है। ड्यूरिंग द लॉ मेकिंग प्रोसेस members of legislature get an opportunity to deliberate on the policy direction of executive and the ways in which policies are implemented। जब भी कोई कानून बनता है तो उस समय जो पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं उनको ये मौका मिलता है कि सरकार की नीतियों पर वो सवाल जवाब कर सकें, उसकी चर्चा कर सकें कि सरकार क्या करना चाह रही है अपने बिल लाके या कोई भी फैसले से। Apart from deliberating on bills, control may also be exercised during the general discussions। मतलब कोई बिल है, कानून है, उसके अलावा भी सामान्य भी जो बहस चलती रहती है उसमें भी वो जो है मेंबर्स कंट्रोल करते हैं गवर्नमेंट को, बातों को उठा के। जैसे है द क्वेश्चन आवर। एक क्वेश्चन आवर होता है, आप जानते हैं, 1 घंटा समय है जिसमें सिर्फ सवाल पूछने के लिए तय किया गया है, जिसमें मेंबर्स जो है वो सवाल पूछते हैं सरकार से। तो वो सवाल किसी भी मुद्दे पर सवाल पूछ सकते हैं कि भाई इस पर क्या किया जा रहा है, क्या ऐसा कोई प्रोग्राम है, सरकार सोच रही है, कुछ विचार कर रही है, क्या किया गया अब तक इस पर, इस तरह के। तो उसको कहते हैं क्वेश्चन आवर, जो शायद मैंने पहले पढ़ाया हुआ है, क्वेश्चन आवर, विच इज़ हेल्ड एवरी डे ड्यूरिंग द सेशंस ऑफ पार्लियामेंट। जब भी सेशन होता है तो हर सेशन में हर डे एक जो है 1 घंटे का क्वेश्चन आवर होता है। ये कभी भी हो सकता है, कोई टाइम फिक्स नहीं, फर्स्ट जो आवर है वो क्वेश्चन ही आवर होता है, 11 से 12 जो है, हाँ वो क्वेश्चन आवर होता है 11 to 12, वेयर मिनिस्टर्स हैव टू रिस्पॉन्ड टू सर्चिंग क्वेश्चंस रेज्ड बाय मेंबर्स। तो जहाँ जो मंत्री हैं या जो भी जिनसे सवाल किया जाता है उनको जवाब देना होता है। तो जब भी पार्लियामेंट का सेशन चलता है और सीटिंग शुरू होती है डेली की, तो फर्स्ट आवर जो होता है दैट इज क्वेश्चन आवर, ठीक है। तो 11 to 12 का जो समय होता है इसको क्वेश्चन आवर कहते हैं, तय किया गया है, ये हमारे यहाँ चला आ रहा है इसी तरह से रिवाज। तो फर्स्ट आवर इज द क्वेश्चन आवर इन विच द मेंबर्स रेज क्वेश्चंस टू द गवर्नमेंट एंड दे गेट द रिप्लाई। वो रिप्लाई उनको ओरली मिल सकता है, रिटन फॉर्म में मिल सकता है, जैसे भी मिल सकता है। उसमें क्वेश्चंस भी कई तरह के होते हैं, मैंने आपको वो सब भी पहले कराया हुआ है कि कुछ स्टार्ड क्वेश्चंस होते हैं, कुछ अनस्टार्ड क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, कुछ सिर्फ ओरल क्वेश्चंस होते हैं कि जस्ट। तो क्वेश्चंस को पहले से जैसे है उसको लिस्ट करवाना पड़ता है कि हम जो है क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। वो क्वेश्चन वहाँ लोकसभा या जहाँ भी आप जिस हाउस में पूछ रहे हैं वहाँ उसके सेक्रेटेरिएट में जमा करना होता है। अच्छा, ये क्वेश्चन हम पूछेंगे, तो फिर क्योंकि उसका जवाब भी तो तैयार करना होगा उनको, जवाब तुरंत थोड़े मशीन की पूछा बोल दिया। तो क्वेश्चंस की लिस्टिंग होती है कि किस दिन कौन सवाल पूछेंगे, उस तरह से उसका पूरा ऑर्डर बनाया जाता है। तो हाँ, टाइम दिया जाता है, स्लॉट दिया जाता है सबको। तो दैट इज कॉल्ड क्वेश्चन आवर्स। क्वेश्चंस आर डिफरेंट टाइप्स, स्टार्ड क्वेश्चंस, स्टार्ड क्वेश्चंस हैं, उस पर रिटर्न रिप्लाई देना होता है। अनस्टार्ड क्वेश्चन है, सप्लीमेंट्री, फिर जैसे आप जवाब दिया वहाँ कभी देखिएगा 1-8 घंटा उसका क्वेश्चन आवर का आता है लाइव जो है, तो वो जवाब कुछ दिया, फिर मौके पर कुछ जवाब दिया जाए, जैसे आपने कुछ सुना आप उससे सेटिस्फाई नहीं, कुछ और आप जवाब चाहते हैं तो उस समय कुछ आप तुरंत पूछ सकते हैं उसी समय, उसको सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कहते हैं। तो इस तरह से स्पीकर की इजाज़त से सवाल पूछे जाते हैं, दैट इज कॉल्ड क्वेश्चन आवर। तो इस तरह से क्वेश्चंस पूछ के इम्पॉर्टेंट मुद्दों पर सरकार का ध्यान, जनता का ध्यान खींचते हुए सरकार को जिम्मेदार जवाबदेह बनाया जाता है क्वेश्चन आवर के। फर्स्ट मेथड ये है। नेक्स्ट इज 0 आवर, फ्रॉम 12 to 1। 12 जो है 0 आवर कहते हैं। तो 12 to 1, 0 आवर वेयर मेंबर्स आर फ्री टू रेज एनी मैटर दैट दे थिंक इज इम्पॉर्टेंट। दूसरा जो है वो है 0 आवर, यानी कि आफ्टर क्वेश्चन आवर द नेक्स्ट आवर इज 0 आवर, जिसमें कि उसमें ऐसा नहीं है कि कोई पहले से लिस्टिंग कराना जरूरी है। उस समय अगर मेंबर्स को उस दिन कोई भी ऐसा कोई मैटर लगता है कि जिस पर ज़रूरत है सरकार का ध्यान खींचने की, जिस पर बहस करने की ज़रूरत है, तो वो स्पीकर की आज्ञा से विद द परमिशन ऑफ द स्पीकर दे कैन रेज एनी इशू इन द 0 आवर। तो वहाँ पे थोड़ी ना रजिस्ट्री कराना पड़ता कि हम ये कुछ नहीं, 0 आवर जो है वो रजिस्टर्ड नहीं पहले से करना पड़ता है। 0 आवर एट रैंडम आप कुछ भी वहाँ, लेकिन स्पीकर से परमिशन लेना होता है, स्पीकर अलाउ करते हैं।
दो द मिनिस्टर्स आर नॉट, हाँ यहाँ मिनिस्टर जो है रिप्लाई करने के लिए बाउंड नहीं होता, वो जवाब दे भी सकते हैं, चाहे तो जवाब नहीं भी। क्वेश्चन आवर में अगर पूछा गया तो जवाब देना ही। 0 आवर है ज़्यादातर कैजुअल डिस्कशन के लिए, इसको एक तरह से होता है कि भाई अपना जो भी कोई मैटर है उस पर वो जरूरी नहीं है और बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होता है, मंत्री भी अपना मिला जुला जवाब दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते। ठीक है, तो ये हो गया 0 आवर। देन हाफ एन आवर डिस्कशन ऑन मैटर्स ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस। एक और ये तरीका, मान लीजिए कोई ऐसा अर्जेंट कोई मामला, कोई ऐसा मामला आ गया है हाल फिलहाल में, तो जिस पर चर्चा की ज़रूरत समझते हैं मेंबर्स, तो वो कहते हैं, स्पीकर को कहते हैं कि इस पर एक हाफ एन आवर का जो है डिस्कशन कराया जाए, तो वो हाफ एन आवर डिस्कशन हो सकता है उसमें। देन देर इज एडजर्नमेंट मोशन, मैंने बताया है सब आपको कि मान लीजिए कोई ऐसा अर्जेंट मैटर आ गया है जिसको तुरंत जिस पर कार्रवाई करने की ज़रूरत है, तो ऐसे में ये मांग कर सकते हैं स्पीकर से कि आप बाकी सारी बातों को, काम को रोक दिया जाए, अभी इसी पर जो है चर्चा कराई जाए। तो ऐसे मोशन को कहते हैं एडजर्नमेंट मोशन। ठीक है, मतलब कि हाफ एन आवर के बाद भी होता है, हाफ एन आवर तो अलग है जनरल, लेकिन एडजर्नमेंट मोशन बहुत इंपॉर्टेंट मसलों पर ही होता है। कोई बहुत ही अर्जेंट मैटर आ गया जो पूरे देश के लिए इम्पोर्टेंट है, तो इसमें पूरी कार्रवाई सब रोक दी जाती है और सिर्फ इसी पर फिर बहस वहस शुरू हो जाती है, समझ गए? तो दैट इज एडजर्न। तो दीज आर सम टेक्निक्स, है ना, दीज आर सम इंस्ट्रूमेंट्स ये ऑफ, कभी भी हो सकता है, ऐसा कोई ठीक नहीं। हाँ तो क्वेश्चन आवर में भी एडजर्नमेंट मोशन लगा सकते हैं? हाँ, कभी भी कर सकते हैं, कभी भी? हाँ, कार्रवाई जो भी चल रही है अगर स्पीकर अलाउ करते हैं तो वो फिर बाकी सब कार्रवाई रुक जाएगी वहीं जो भी चल रहा होगा, और फिर इस पर तो मान लीजिए कि क्वेश्चन आवर में जो टाइम दिया गया था आज का, हाँ, आज वो फिर बाद में होगा, एडजर्नमेंट के बाद फिर तो होगा। फिर उसको टाइम दिया जाएगा, हाँ। सबका टाइम फिर चेंज होता जाएगा सबका। ओके, तो यही दिया है कि परहैप्स द क्वेश्चन आवर इज द मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ कीपिंग विजिल ऑन एग्जीक्यूटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज ऑफ गवर्नमेंट, कि जो क्वेश्चन आवर है यही शायद सबसे इफेक्टिव जो है तरीका है जो सरकार के मंत्रियों और जो भी अधिकारी हैं या जो भी लोग सरकार में काम कर रहे हैं उन पर नज़र रखने का, उन पर एक, हाँ, तो यहाँ पर डेलिब्रेशन क्या होता है? डेलिब्रेट विचार विमर्श, नहीं, डेलिब्रेशन जानबूझ के वो अलग सेंस होता है, डेलिब्रेशन का मतलब होता है विचार विमर्श। है नहीं, सेम है। डेलिबरेटली एक्चुअली क्या होता है कि सोच समझ के किया गया, जानबूझ के नहीं, सोच समझ के किया गया होता है एग्जैक्ट मीनिंग। वहाँ आप ये नहीं कह सकते हैं कि हमसे अनजाने में हो गया। डेलिबरेटली का मतलब होता है कि मैंने जानबूझ के किया, मैंने कि सोच समझ के तय करके किया, वो ये नहीं कह सकता है कि हमसे हो गया। जैसे कि डेलिबरेट मर्डर, भाई आप प्लान करके, उसका ये नहीं किया कि गुस्सा में अचानक हम गए, लड़ाई झगड़ा हो गया, बस मार दिया। तो फिर जानबूझ के उसका कोई अलग वर्ड, वही है, डेलिबरेट है, उसको यूज करते हैं दोनों में सोच समझ कर जानबूझ के। हाँ, एक ही मतलब है कि यू आर फुल्ली अवेयर एंड यू हैड प्रॉपरली थॉट आउट दैट एक्शन, कि हमें क्या करना है। कहते हैं कि डेलिबरेटली हार्म्ड हिम, वो जानबूझ के उसको चोट पहुंचाया, सोच समझ के। और यहाँ पे क्या डेलिब्रेशन यहाँ होता है मैंने वही विचार विमर्श करना, उस पर विचार करना, हाँ, राय सलाह करना, विचार, टू थिंक एंड डिस्कस, राय सलाह करना। डेलिबरेटली और डेलिब्रेशन, वहाँ पे टी हो जाएगा, यहाँ पे शन हो जाएगा। ओके,
Okay. So members of parliament have shown great interest in question hour and maximum attendance is recorded during this time. तो जो भी मेंबर्स होते हैं वो जनरली बड़े इंटरेस्ट लेते हैं इसमें कि क्या सवाल पूछा जा रहा है, क्योंकि डर भी होता है, चिंता भी होती है और उत्सुकता भी होती है कि भाई क्या सवाल पूछा जा रहा है, हमसे ना पूछ दिया जाए, हमसे जुड़ा हुआ नहीं। तो वहाँ जो है अटेंडेंस मैक्सिमम होता है। क्वेश्चन आवर में सभी लोग प्रेजेंट होते हैं, बाद में भले उठ के चले जाएं अपना, लेकिन क्वेश्चन आवर में जब भी सेशन होता है ज़्यादातर लोग बैठते हैं। एक तो क्वेश्चन पूछना भी होता है, हाँ, तो क्वेश्चन पूछना भी होता है। दूसरी बात है कि जो है सुनना देखना भी होता है कि सरकार का क्या रवैया है भाई, ठीक है। और मान लीजिए जिसको जवाब देना है तो उसको तो भाई टेंशन होती है कि जवाब देना है, उसकी हालत ख़राब होती है। तो इस तरह से जो है क्वेश्चन आवर काफ़ी इम्पोर्टेंट ये है, सरकार पर नज़र रखने का, कंट्रोल करने का, उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। Most of the questions aim at eliciting information from the government on issues of public interest, such as price rise, availability of food grains, atrocities on weaker sections of society, riots, black marketing, etc. ज़्यादातर जो सवाल पूछे जाते हैं तो वो जनता से जुड़े मामलों से जानकारी लेने के लिए पूछे जाते हैं, जैसे महंगाई हो गई, हाँ बता रहे हैं, महंगाई हो गई, अवेलेबिलिटी यानी कि लोगों को खाने के लिए अनाज वगैरह सही से मिल रहा है कि नहीं, उससे जुड़े सवाल हो सकते हैं। एट्रॉसिटी, अत्याचार, अगर कमज़ोर पर अत्याचार हो रहा है, हाँ, कहीं दंगा फसाद हो रहा है, कहीं ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, ठीक है, तो इन सब से जुड़े हुए सवाल जो है कुछ भी पूछे जा सकते हैं। और जवाब नहीं दे पाया तो कैसे नहीं देगा, नहीं देगा तो उसके खिलाफ वोटिंग हो जाएगी, भाई कैसे मंत्री है जवाब नहीं दे पा रहे हैं, जवाब कैसे नहीं देगा। वोटिंग हुआ तो मतलब उसको सर्विस को हटा दिया जाएगा, सरकार गिर जाएगी, पोस्ट से थोड़े हटेगा वो, सरकार ही गिरेगी। तो मंत्री ये सब ये पोर्टफोलियो जिसके पास है वही ना, जो आम प्राइवेट मेंबर है उससे पूछा जाए तो उससे पूछा जाए तो वो उसका क्रिटिसाइज उसको होगा, उसको वो किया जाएगा, सेंसर किया जाएगा कि भाई कैसे आप मेंबर ये रिस्पॉन्सिबल है, उसको मतलब उस पर रोक लगा देगा कुछ दिन के लिए, आप नहीं आएंगे। माने जनता में उसकी इमेज खराब होगी ना, सब तो जनता को इमेज के लिए ना होता है। वो तो इमेज खराब होगा वो अलग बात है, उसके साथ क्या होगा फिर अंदर में। अरे प्राइवेट मेंबर से कौन सवाल पूछेगा आपसे, आप क्या कर, उसको क्या लेना देना है किसी को प्राइवेट मेंबर, प्राइवेट वैल्यू ही नहीं है। प्राइवेट मेंबर से क्या क्यों पूछेगा, किस लिए पूछेगा, उससे क्या लेना देना है किसी को। सवाल तो सरकार से न किए जाते हैं भाई, जिसको कोई है ही नहीं उससे क्या पूछेगा कि आप अपने एरिया में काम करा रहे हैं कि नहीं, उससे क्या मतलब है, किसी को क्या फायदा होना। तो सरकार से पूछा जाता है, सरकार में जो मंत्री है, अरे भाई एक बात बोलिए, अभी मैं सड़क पे जा रहा हूँ तो मुझसे क्या किसी को मतलब है, यहीं पर एक IAS जाएगा तो उससे सबको मतलब, क्योंकि वो सरकारी उसे काम है 10 तरह का जुड़ा हुआ, हमसे किसी को क्या लेना देना है, समझ गए। तो प्राइवेट मेंबर है वो आम आदमी तो पूछेगा ना कि अगर काम नहीं हुआ वो पूछ सकता है। अरे तो वहाँ तो मेंबर ही ना पूछता है सवाल, आम आदमी थोड़े वहाँ जाके सवाल पूछता है। नहीं, अगर बाहर निकल के अगर अपना चुनाव क्षेत्र में रहे, हाँ, उसके बाद पार्लियामेंट के बाद का बात कर रहे हैं, हाँ, अगर वो आम आदमी पूछ रहा है, आम आदमी पूछेगा ही तो, फिर जो MP MLA उसे जवाब पूछेगा नहीं आम आदमी कि भाई क्यों नहीं काम करा रहे नहीं हमारे, देता है जवाब तो आम आदमी नहीं देता है तो उसके खिलाफ उसके 10 तरीके हैं, उसके विरोध प्रदर्शन करो, ये करो। नहीं, ये तो अलग चीज है, तो कुछ कानूनी एक्शन नहीं लिया जा सकता है उस पर, आम आदमी कानूनी एक्शन तरीके हैं, इस सब सीखिए, डेमोक्रेसी में तरीके, एक चिट्ठी लिखना भी बहुत बड़ा तरीका होता है डेमोक्रेसी में, आप लोग इस सब चीज़ का मतलब ही नहीं समझ, चिट्ठी एक लिख देना भी बहुत बड़ी चीज़ होता है। आप चिट्ठी उसके खिलाफ लिख दीजिए पार्टी को उसके कि भाई ये देखिए क्या काम कर रहे हैं, कैसे आप MP कर लिए हैं, कुछ काम नहीं कर रहे, आप कहीं TV के सामने बोल दीजिए, मीडिया के सामने बोल दीजिए, बहुत तरीके होते हैं थोड़े, देर आर मेनी मेथड्स। जो है आप उसको कहीं लिखिए, समाचार पत्र में उसको, रिपोर्टर को कहिए कि देखिए काम नहीं करे, छापिए इसको, अखबार में छाप देगा, उसकी हालत खराब हो जाएगी। ऐसा कर सकते हैं,
अच्छा, हर जिला में रिपोर्टर रहता है क्या? हर जिला में रहता है, तो ये सब हर जिला में, हर कॉलोनी में रहता है रिपोर्टर। आप करें हर जिला में, हर जगह होते हैं लोग, समाचार ऐसे ही थोड़े छपता है। तो उन लोगों का तनख्वाह सरकार देता है कि प्राइवेट? प्राइवेट जिस कंपनी में काम करेगा वो देगा, सरकार क्यों देगी? जिसके लिए काम करता है, या न्यूज़ पर, कई लोगों को न्यूज़ पर ही मिलता है पैसा, न्यूज़ दिया तो पैसा मिला, तो खोजते रहते हैं मसले। आप पेपर में लिख दीजिए ना भाई, हर न्यूज़पेपर में लेटर्स लिखे जाते हैं, लेटर्स आप लिख दीजिए। ये देखिए, यही ना कह रहे हैं कि लोग जानवे नहीं करते हैं भाई, पढ़े लिखेंगे जानेंगे तब ना। देखिए, ये लेटर्स यहाँ लिखा जाता है, ये तो हाँ ये नहीं है 40 ईयर्स, इसमें लेटर्स यहाँ लेटर लिख दीजिए कोई पत्र को, ये अखबार को, कि भाई ऐसे ऐसे हमारे यहाँ हो रहा है, काम नहीं कर रहे हैं, एमपी जो है, एमएलए जो है, देखिए उसकी छाप देगा, उसकी हालत खराब हो जाएगी। बहुत तरीके हैं। कहीं आप जनता के सामने भाषण दे दीजिए, बोल दीजिए कि ऐसे ऐसे है, लोगों को इकट्ठा करके बोलिए कि देखिए भाई काम उम नहीं करा रहे हैं। देयर आर मेनी मेथड्स, यही सब है भाई। जैसे वोटिंग आप देने जाते हैं, वैसे किसी के खिलाफ शिकायत भी कर सकते हैं, हर किसी के खिलाफ शिकायत के लिए है तरीके। दिस गिव्स द मेंबर्स एन अपॉर्चुनिटी टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट। तो जो क्वेश्चन आवर होता है उसमें सवाल उठा के लोग सरकार को, उसकी आलोचना करते हैं, उसकी बुराई करते हैं, एंड रिप्रेजेंट द प्रॉब्लम्स ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूशन, और अपने जो उनके क्षेत्र में जो भी समस्याएं हैं वो समस्याओं को जनता के, देश के सामने रखते हैं पार्लियामेंट। The discussions during the question hour are so heated that it is not uncommon to see members raise their voice, walk to the well of the house or walk out in protest or to make their point. इतना गर्मा गर्मी वहाँ बहस हो जाता है, या चिल्लाना और ये क्या करना, बीच में जाके चले जाना। वेल कहते हैं, जो बीच में जहाँ स्पीकर बैठते हैं उस पार्ट को वेल कहा जाता है। हाँ, तो वहाँ जाके सब स्पीकर के सामने नारेबाजी करने लगते हैं, सब तो आम बात है। कुर्सी उर्सी तोड़ ताड़ कर देना, कुर्सी फेंक देना, कपड़ा फाड़ देना स्पीकर का, किसी का, ऐसा बहुत होने लगता है। ठीक है ना? तो कपड़ा वपड़ा फाड़ देते हैं ऐसा। अब वो डिपेंड करता है स्पीकर पर कि क्या कर रहे हैं। मार्शल को बुलवा के लोग को ठीक भी करवा सकते हैं। स्पीकर को पावर तो स्पीकर के पास ही रहेगा। तो मार्शल को बुलवा के उनको बाहर भी निकलवा सकते हैं, लेकिन फिर देखते हैं कहाँ हमें को हटा दिया तब, इसलिए वो सबको खुश ही रखता है। तो स्पीकर चैम्बर क्या कहेंगे? वेल, स्पीकर्स एरिया इन द हाउस। ठीक है, तो ये सब जो एक तरीके हैं। फिर देखिए, अप्रूवल एंड रेटिफिकेशन ऑफ लॉज। सेकेंड जो इंस्ट्रूमेंट है कि लॉज को अप्रूव करना, उसको रेटिफाई करना। यानी कि मान लीजिए सरकार का कोई सरकार बिल ला रही है, अब उससे विपक्ष नाराज है, उसका बिल पास नहीं होने देगा, तो इस तरह से कंट्रोल करती है सरकार को वो भी। पार्लियामेंट्री कंट्रोल इज ऑल्सो एक्सरसाइज थ्रू पावर ऑफ रेटिफिकेशन। भाई पार्लियामेंट ही पास करता है कोई भी बिल। कोई ए बिल कैन बिकम ए लॉ ओनली विथ अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट। A government that has the support of a disciplined majority may not find it difficult to get approval of legislature. अभी जो हो रहा है बीजेपी के साथ कि उसको मेजोरिटी का सपोर्ट है, तो उसको आसानी से बिल पास कर लेता है। Such approvals, however, cannot be taken for granted. लेकिन उसको पार्लियामेंट से मंजूरी, इसको वो हल्के में भी नहीं ले सकते। They are the products of intense bargaining and negotiations amongst the members of ruling party or coalition of party and even government and opposition. तो पार्लियामेंट से ऐसे ही मंजूरी नहीं मिल जाती, बहुत सौदेबाजी इसमें होती है। चाहे अपने गठबंधन हो या विपक्ष के साथ भी सौदेबाजी करना पड़ता है कि भाई पास करने दीजिए, हम आपका ये मांग आगे मान लेंगे। ठीक है, ये बार्गेनिंग जो हो गया और नेगोशिएशन, ये दोनों में क्या लगभग एक ही जैसा है? ठीक है। इफ द गवर्नमेंट हैज मेजॉरिटी इन लोकसभा बट नॉट इन राज्यसभा, as happened during Janata Party rule in 1977 and NDA rule in 2000, the government will be forced to make substantial concessions to gain approval of both the houses.
ठीक है, तो मान लीजिए कि एक हाउस में मेजॉरिटी है, दूसरे में नहीं है, तो भी आपको सरकार कमज़ोर पड़ जाती है और उसको बहुत सारी बातें लोगों की माननी पड़ती है, जैसा कि हुआ जनता पार्टी के शासन में 77 में और एनडीए यानी वाजपेयी जी के शासन में 2000। 77 में तो 41 साल का सरकार। हाँ, मेनी बिल्स सच एज लोकपाल बिल हैव फेल्ड एनैक्टमेंट। प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म बिल पोर्ट जो है ये भी वाज रिजेक्टेड बाई राज्यसभा। ठीक है, तो राज्यसभा रिजेक्ट कर देती थी। टेररिज्म बिल क्या था उस समय का? था, बाद में पास हुआ, पोटा था प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म। बहुत कड़ा कानून था, तो सरकार नहीं पास कर रही थी उस समय। भाई चोर डरते हैं ना कि हमारे खिलाफ ही कार्रवाई हो जाएगी, भाई सब तो धंधा इन्हीं लोग का है ना। फाइनेंशियल कंट्रोल, देन देर इज फाइनेंशियल कंट्रोल। आप जानते हैं कि पैसा पास नहीं करेगा, बजट में रोक लगा देगा, पैसा पर सब पर कहेगा नहीं भाई इतना पैसा नहीं देंगे, ठीक है ना। तो होता ही है, नीतीश कुमार के साथ यही हाँ, होगा। तो फाइनेंशियल कंट्रोल भी है कि एज मेंशन्ड अर्लियर फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू इम्प्लीमेंट द प्रोग्राम्स ऑफ गवर्नमेंट आर ग्रांटेड थ्रू बजट। प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ बजट फॉर अप्रूवल ऑफ लेजिस्लेचर इज कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन ऑफ गवर्नमेंट। तो कोई भी सरकार को पता है कि उसको काम के लिए पैसा चाहिए, पैसा के लिए पार्लियामेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा बजट के रूप में, है उसको पता है अगर हम विपक्ष को नाराज रखेंगे तो हमारा बजट नहीं पेश होने देगा। तो दिस ऑब्लिगेशन अलाउज द लेजिस्लेचर टू एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द पर्स स्ट्रिंग्स ऑफ गवर्नमेंट। तो इस तरह से पार्लियामेंट को कंट्रोल मिल जाता है कि सरकार कितना पैसा खर्च कर रही है नहीं कर रही है। द लेजिस्लेचर में रिफ्यूज टू ग्रांट रिसोर्सेज टू गवर्नमेंट। वो मना भी कर सकती कि भाई ये पैसा आपको हम सैंक्शन नहीं करेंगे, ये गलत है। फिर देखिए, इट कैन इंक्वायर इनटू केसेस ऑफ मिसयूज ऑफ फंड्स ऑन द बेसिस ऑफ रिपोर्ट ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल एंड पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। आपको कंट्रोलर ऑडिटर जनरल के बारे में बताया है मैंने कि वो फाइनेंस पर सरकार की नज़र रखता है, रिपोर्ट देता है, तो उसके रिपोर्ट के आधार पर सरकार का जो है इसको जांच भी किया जा सकता है कि भाई पैसे का वो मिसयूज़ तो नहीं कर रहे हैं, घोटाला तो नहीं कर रहे हैं। और एक पब्लिक अकाउंट्स कमेटी भी होती है पार्लियामेंट में जो सरकार के खातों पर नज़र रखती है, उसकी भी रिपोर्ट होती है पब्लिक अकाउंट कमेटी। कमेटी के रहने के बावजूद उतना ब्लैक मनी सबका यहाँ से आएगा, क्योंकि सब मिले हुए हैं, ठीक है, वो भी मिल जाता है कि चलो भाई तुम दिखाओ हम दिखाते। नो कॉन्फिडेंस। ठीक है, नेक्स्ट इज नो कॉन्फिडेंस मोशन। फिर एक और है कि भाई डराता सरकार, जब मान लीजिए जिसको मेजॉरिटी नहीं होती है ज़्यादा, तो वहाँ पर वो होता है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन ले आएंगे, आपकी सरकार गिर जाएगी, वोटिंग आप कमज़ोर पड़ जाएगा। तो ये नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है, ठीक है, ज़्यादा इसमें डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। जब भी मान लीजिए जैसे होता है ना खरीद, जिसको खरीद बिक्री करते हैं, उसका एमपी खरीद लिया, मिला लिया अपने, वहाँ फिर उसके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन का ले आया कि भाई आप वोटिंग करा के देखिए, आपको सरकार में रहने का अधिकार नहीं, मेजॉरिटी नहीं है आपके पास, वोटिंग होगा उसका कम पड़ जाएगा तो सरकार चली जाएगी। तो इस तो दैट इज कॉल्ड नो कॉन्फिडेंस मोशन। तो इस तरह से सरकार को कंट्रोल में रख सकती है पार्लियामेंट, ये तरीके हैं। नेक्स्ट इज व्हाट डू द कमिटीज ऑफ पार्लियामेंट डू। ठीक है, पार्लियामेंट की कमिटीज़ क्या करती हैं, मैंने आपको बता दिया है कि जहां अब हर बिल पर, हर मसले पर पॉसिबल नहीं हो पाता है क्योंकि इतना समय नहीं होता है पार्लियामेंट के पास। पार्लियामेंट लिमिटेड टाइम के लिए तो सेशन में ही चलती है, नारेबाजी करने से सबको फुर्सत रहती नहीं है, ठीक है ना। सब तो जितने देखिए जितने उदंड होते हैं वही जमा रहते हैं वहाँ पर, समाज के जितने उदंड लोग हैं वही जमा होते हैं पार्लियामेंट में। आप बताइए कोई सीधा साधा लोग पहुँचता है वहाँ? नहीं। तो वो जितने होते हैं इनडिसिप्लिन होते हैं, कोई वो, तो ऐसे में काम काज कराना बड़ा मुश्किल होता है। तो काम काज क्या करेगी सरकार जो है संसद, तो और उसमें अन्य आप सोचिएगा कि हर बिल पर बहस हो जाए, सब अपनी अपनी बात रखें, तो वैसे में तो एक भी बिल पास नहीं हो पाएगा। तो इसी के लिए क्या किया जाता है कि ये लोग सीधे कमेटी को पास कर देते हैं, कमेटी अपना उस पर स्टडी करके उसको रिपोर्ट दे देती है, उसको देख लेते हैं और अपना उसको वोटिंग कर देते हैं। तो इसके लिए कमिटीज़ होती हैं सरकार कई तरह की पार्लियामेंट में, जो अलग अलग मुद्दों पर, जैसे कोई फाइनेंस पर है, कोई है ना, अलग अलग उनका जैसा उसमें उनका नॉलेज रहता है उस हिसाब से
कमिटीज बनाई हुई होती है और जो बिल होता है अप्रोप्रिएट कमिटी को भेज दिया जाता है कि भाई ये इसकी जांच करेंगे, रिपोर्ट देंगे। कमिटीज का क्या है, हाँ बता रहे, कमिटीज का क्या है कि ये सेशन पर डिपेंडेंट नहीं हो, इनका काम साल भर चलते रहता है, ठीक है ना। ये नहीं है कि सेशन है कि नहीं है, वो साल भर अपना काम करते रहते हैं। तो इसके कारण बहुत सारा काम जो है वो कमिटी ही करती हैं पार्लियामेंट का। एलिसिट का मतलब होता है टू गेट, टू ड्रॉ, किसी चीज़ को निकालना, लेना। जैसे आपसे निकाल कुछ के पूछ के लेना। कोई आपसे नॉलेज निकलवा रहे हैं, इंफॉर्मेशन, दैट इज कॉल्ड एलिसिटिंग। इलिसिट अलग होता है, एलिसिट हाँ, होता है। illicit होता है। इलिसिट इज इलीगल। हाँ, एलिसिट, ELICIT, एलिसिट मीन्स होता है किसी- निकालना। जैसे हमको किसी- नहीं पता है कि भाई आपका क्या काम चल रहा है, आपसे पूछे कुछ बहाने से कि अरे ये क्या हो रहा है, तो आप बताएं, तो ये सब इंफॉर्मेशन निकालने को इलिसिट इंफॉर्मेशन। किसी चीज को कैसे नॉर्मल, किसी चीज- इंफॉर्मेशन में ही यूज होता है। किसी किसी इंफॉर्मेशन को निकलवाना, हाँ, जानने के व्यू से निकलवाना। तो जैसे यहाँ देखिए कि सिंस 1983 इंडिया हैज़ डेवलप्ड ए सिस्टम ऑफ पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज। एक रेगुलर कमिटीज रहती हैं पार्लियामेंट में। देयर आर ओवर 20 सच डिपार्टमेंटल रिलेटेड कमिटीज। 20 से ज़्यादा ऐसी कमिटियाँ हैं, ठीक है, जो डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई अलग अलग मतलब टॉपिक्स पे। अपार्ट फ्रॉम स्टैंडिंग कमिटीज, द ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमिटी हैव ऑक्यूपाइड अ पोजीशन ऑफ एमिनेंस। एक होती है ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमिटी, JPC शॉर्ट में बोलते हैं। यही ना वो भेजा हुआ है कि तो हाँ, कमिटी जो होती है जनरली, तो जो पार्लियामेंट्री कमिटी होती है तो वो जनरली क्या होता है कि जैसे लोकसभा की अगर कमिटी है तो उसमें लोकसभा के ही मेंबर होंगे, राज्यसभा की कमिटी है तो राज्यसभा के ही मेंबर होंगे, ठीक है। लेकिन कुछ स्पेशल कमिटी होती है जिसमें दोनों हाउस के मेंबर होते हैं, ऐसे कमिटी को कहते हैं ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमिटी। समझ गए, ज्वाइंट का मतलब दोनों हाउस से होता है। तो मतलब उसी का आदमी सब रहेगा ना। हाँ, तो तो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में जो है बड़ी कमेटी होती हैं, दोनों हाउस के मेंबर्स होते हैं, और कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट मैटर्स जो देश के लिए होते हैं, अर्जेंट मैटर्स, उनके लिए इनको भेजा जाता है, ठीक है। इसमें इनकी संख्या भी काफ़ी, जैसे ऑर्डिनरी कमेटी है उसमें हो सकता है 5-6 से लेके 10-20 मेंबर तक होता है, ठीक है, अलग अलग संख्या हो सकती है। इसमें संख्या काफ़ी ज़्यादा होता है, हाँ, और दोनों हाउस के इसमें मेंबर्स होते हैं। मतलब कि लोकसभा और राज्यसभा हाँ, दोनों बराबर रहेंगे कि हाँ, नहीं दोनों से ही लगभग हैं। तो उसमें ये है कि जब मेंबर्स को लगता है कि ये भाई देश के लिए इम्पोर्टेंट मसला है और इसमें ढंग से माने दोनों सबको वजन मिलना चाहिए, माने गवर्नमेंट को भी, अपोजिशन सबके मेंबर्स होने चाहिए, और ये तो इसमें काफ़ी डिटेल में इसको देखने की ज़रूरत है। डिटेल में देखने की जरूरत है, तो बीजेपी इसमें भी घुसा देता है। हाँ, तो JPC में वो मांग करते हैं कि इसको JPC में भेजा जाए, ठीक है। ये सब छोटे मोटे सेलेक्ट कमेटी से नहीं होगा, ये JPC में भेजा जाए, पूरे देश को इस पे जानने की ज़रूरत है। तो वैसे में JPC जो है वो उसके पास भेजा जाता है। तो ये JPC ये जो ये भेजा गया है, तो क्या होगा उसके बाद इलेक्शन पे? अब देखिए क्या होता है, वो अपना बहस जो करेंगे। मान लीजिए कि सब पास करवा दिया, तब तो पूरा तहस नहस हो जाएगा ही। अब देखिए क्या होता है, तो सोचने की बात है, होगा जो होगा देखा जाएगा, पहले तो क्या होता है देखिए। बहुत तबाह हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट है, हाउ डज द पार्लियामेंट रेगुलेट इटसेल्फ। जीन्स आज नया ही पहना, इसको ट्रायल बेसिस पर अभी मैंने डाला है, अच्छा लग रहा है काफ़ी। पैंटलून्स, इसको पता नहीं ऐश ग्रे कहते हैं या स्टील ग्रे कहते हैं, तो मुझे दिखा एक अलग से तो मैंने ले लिया था। हैं, ये 1400 का है। हाँ, तो अभी मैंने टैग भी इसका इसलिए नहीं हटाया, मैं कहा कि ट्रायल बेसिस पे अभी इसको जो है पहनता हूँ, देखता हूँ, अगर लगेगा तो ठीक है, नहीं तो हाँ, नहीं तो इसको रिटर्न कर दूंगा अगर नहीं ठीक लगेगा तो बड़ा अच्छा लग रहा है, इसका कंफर्टेबल स्ट्रेचेबल है। मैं थोड़ा सा चाहता हूँ कि कंफर्टेबल रहे। हाँ देखिए देखिए क्या दिक्कत है। अच्छा, काफी हाँ, स्ट्रेचेबल कंफर्टेबल है, इसलिए अच्छा लग रहा है आपको। चलो, कंपनी कौन सा है? ये पैंटलून्स का ही ब्रांड है, कुछ SF जीन्स है, क्या है,
उससे क्या क्या है पता नहीं, हम इतना ब्रांड लोग नया ब्रांड देखे इसलिए हम क्या देखते हैं ट्राई करके कैसा है इसका, तो अच्छा लग रहा है पालते हैं, सोच रहे हैं कि और इसका लेंगे जो, और ये खास करके स्ट्रेचेबल में कंफर्टेबल है। स्ट्रेचेबल कंफर्टेबल ही होता है। एनीवे आइए, हाउ डज द पार्लियामेंट रेगुलेट इटसेल्फ। तो अभी तक हम देख रहे थे कि हाउ डज पार्लियामेंट कंट्रोल द गवर्नमेंट, लेकिन कई बार क्या है आप देखते हैं कि भाई ऐसा होता है कि लड़ाई मारपीट कर लिए, गाली गलौज कर दिए, जाके स्पीकर का कपड़ा फाड़ दिए गुस्सा में, स्पीकर का कागज सब उठा के फेंक फाड़ दिए, तो बहुत तरह का, क्योंकि इतना देखिए है क्या पार्लियामेंट, इट इज द हाउस ऑफ टेंशन, पूरे देश के मामले वहाँ उठाए जाते हैं, चर्चा किए जाते हैं, फैसले लिए जाते हैं पूरे देश से जुड़े हुए, जो लाखों करोड़ों लोगों को प्रभावित करते हैं। तो लाजमी है कि उसमें बहुत लोग का तरह तरह का चिंता होता है, कई बार लोग आपे से बाहर हो जाते हैं, कई बार गलत भी होता है, बहुत सारी चीज़ गलत फैसले भी लिए जाते हैं। ठीक है, अब जैसे अभी ये मामला उठा रहे हैं वक्फ बिल पर, तो मुसलमानों के लिए बहुत बड़ा ये है, ठीक है ना, तो लोग अपनी अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन अभी अब क्या करेगा, सब सुन रहा है बेचारा शांति से। पार्लियामेंट क्या बोले, टेंशन पार्लियामेंट मैंने तो आपको इनफॉर्मली बोला था, आप वैसे लिख सकते हैं कि पार्लियामेंट इज प्लेस full of tensions, matters affecting millions of people are decided so it is inevitable, इनएविटेबल मतलब कि जिसको जो होना है तय है, जो होना है तय, हाँ जो तय है होना, तो इट इज़ इनएविटेबल कि भाई वहाँ कभी कोई अपना किसी का गुस्सा जो है अपने सीमा से बाहर चला जाए, विरोध हो, किसी की चिंता चली जाए तो वो अपना आपे से बाहर हो जाए, है ना। इट इज़ इनएविटेबल दैट people lose inevitable that people lose self control, LOS, lose self control। ठीक है, तो हो जाता है भाई गुस्से में, हम ही जो है जब सड़क पर चलते हैं तब तो इतना हम आपा खो देते हैं, लगता है कि कहाँ किसको क्या करें। अब वहाँ तो बेचारा सब इतना चिंता का बात है, पता चला कल उसको जीने नहीं देगा, लोग जो है बोल बोल के। तो members are putting their views, members are discussing, members are participating in some law making process, तो वहाँ इनएविटेबल है कि भाई कभी तोड़फोड़ भी हो जाती है, मारपीट भी हो जाती है, गाली गलौज भी हो जाती है। हालांकि पार्लियामेंट में कम होता है, असेंबलीज में ज़्यादा ही सब हो जाता है। सीधे सवाल पूछ दिया कोई ऐसे मामले पर, तू तड़ाका गाली गलौज, यहाँ तो सीधे होता है स्टेट्स में, पार्लियामेंट में नहीं होता है। तो तेरे को देख लूँगा, तेरे को ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये सब तो मतलब रोज होता है, आम आदमी के करना। हाँ, तो क्या करेगा। तो वही यहाँ पर कहा जा रहा है कि ऐसे में हाउ डज द पार्लियामेंट रेगुलेट इटसेल्फ, अपना आपको अपने कैसे वो कंट्रोल करता है।
ठीक है। एमएलए बनते हैं लफुआ ठीक है। सोसाइटी तो द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द लेजिस्लेचर इज द फाइनल अथॉरिटी इन मैटर्स ऑफ रेगुलेटिंग द बिजनेस ऑफ द लेजिस्लेचर। तो वहाँ जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है यानी स्पीकर है, चेयरमैन है, वही जो उसके पास होता है कि भाई किस तरह से हाउस का वो डिग्निटी मेंटेन रखें, हाउस का एक डेकोरम जो उसकी मर्यादा है मेंटेन रखें। तो वो शांत रहने की अपील कर सकते हैं, मिला जुला के शांत करा सकते हैं बातों से कर, या फिर जो है फिर नहीं है तो फिर नौबत आए तो मार्शल भी बुलवा के शांति करवाना पड़ता है। ठीक है। या फिर वो देखिए यहाँ दिखा रहा है कार्टून में कि वॉकआउट नहीं, आउट किए गए हैं। हम बाहर वॉकआउट नहीं मैंने निकाल दिए गए हैं, तो निकलवा भी सकते हैं बाहर लोगों की, जाइए आप लोग को, या सस्पेंड कर दे सकते हैं उनका कई दिन के लिए। तो मार्शल के जो रहते हैं उन लोगों को तनख्वाह मिलता है, उसके बाद वो क्या करते हैं, मतलब फिर अगर खत्म हो गया पार्लियामेंट तो उसके बाद उनका ड्यूटी होता है, वही ड्यूटी होता है, बाद में क्या अपना आराम करेगा घर में, जिंदगी भर आराम में करता रहेगा, सेशन ना होता है पार्लियामेंट। हाँ, तो अब जो उसका ड्यूटी है उतने, अब जो है उन लोग का मुझे नहीं पता बाद में क्या वो लोग का सेशन के बाद क्या रहता है, कुछ रहता होगा ड्यूटी, ऐसा थोड़े है, जैसे रहता होगा और भी कुछ खत्म हो गया। ठीक है। देर इज वन मोर वे इन विच द प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कंट्रोल द बिहेवियर ऑफ मेंबर्स। एक और तरीका है इसमें बचा हुआ हमारा, इसको कहते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल कानून। तो यहाँ पर ये भी लॉ पास किया गया कि भाई पहले क्या होता था, लोग जैसे अभी आप खरीद बिक्री देखते हैं कि भाई मिल गए किसी पार्टी में जाके दूसरी पार्टी में, तो ये भी एक तरह से जनता से धोखाधड़ी होता है कि कांग्रेस पर जीते थे बीजेपी में मिल गए। तो मोस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेचर्स आर इलेक्टेड ऑन द टिकट ऑफ सम पॉलिटिकल पार्टी। ज़्यादातर लोग किसी पार्टी के टिकट पे जीतते हैं। व्हाट वुड हैपन इफ दे डिसाइड टू लीव द पार्टी आफ्टर गेटिंग इलेक्टेड। और जीत गए उसके बाद सोचते हैं पार्टी को छोड़ दें तो क्या होगा। तो बहुत साल तक ये ऐसे ही चलता रहा। फॉर मेनी ईयर्स आफ्टर इंडिपेंडेंस दिस इशू वाज अनरिजॉल्व, ऐसे ही चलता रहता था। Finally, there was an agreement among parties that a legislator who is elected on one party's ticket must be restricted from defecting to another party. तो सभी पार्टियों मिलकर तय किया कि ऐसा हमें करना चाहिए, कानून लाना चाहिए कि एक पार्टी का पर टिकट जीत के जो आया है उसको अपना पार्टी को धोखा देने से और दूसरे पार्टी में जाने से रोका जाना चाहिए। An amendment to the Constitution was made, 52nd Amendment Act in 1985। ठीक है, इसको नोट, 52nd अमेंडमेंट एक्ट था, इसी को कहते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ भी कहते हैं। इसमें 10th शेड्यूल जोड़ा गया था, 9th के बाद 10th शेड्यूल जोड़ा गया था इन 1985। दिस इज नोन एज एंटी डिफेक्शन अमेंडमेंट। इट हैज़ ऑल्सो बीन सब्सिक्वेंटली मॉडिफाइड बाई 91st अमेंडमेंट में, उसमें और कुछ मॉडिफाई किया गया था। द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस इज द अथॉरिटी हु टेक्स फाइनल डिसीजन इन ऑल सच केसेस। तो जो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है वही फाइनल डिसीजन लेता है कि मान लीजिए कोई पार्टी अपना छोड़ देता है, दूसरा पार्टी ज्वाइन करता है, तो उसको डिफेक्शन माना जाए कि नहीं, ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर ही तय करता है। और डिफेक्शन के आधार पर उसको डिसक्वालीफाई कर दे सकता है, सीधे मेंबरशिप चली जाएगी उसे। इफ इट इज प्रूव्ड दैट अ मेंबर हैज डिफेक्टेड देन सच मेंबर लूजेज द मेंबरशिप ऑफ द हाउस। वो एमएलए या एमपी नहीं रह जाता है अगर डिफेक्शन प्रूव हो जाता है उसको। Besides, such a person is also disqualified from holding any political office like minister। और वो कोई मंत्री वगैरह भी नहीं बन सकता है। लेकिन तो हो ही रहा है, हो रहा है, क्या करेगा। ठीक है। व्हाट इज डिफेक्शन? डिफेक्शन है क्या? इफ अ मेंबर रिमेन्स एब्सेंट इन हाउस व्हेन आस्क्ड बाय पार्टी लीडरशिप टू रिमेन प्रेजेंट और वोट्स अगेंस्ट द इंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टी और वॉलंटरली लीव्स द मेंबरशिप ऑफ पार्टी, इट इज डीम्ड एज डिफेक्शन। डिफेक्शन क्या है? कुछ तय किया गया है, जब आपको पार्टी से ऑर्डर किया जाता है कि आपको प्रेजेंट रहना है या आपको इस मामले पर वोट करना है, इस फेवर में करना है, और आप उसके खिलाफ करते हैं, ठीक है, उसको देखिए, जब उसको कंपल्सरली ऑर्डर किया, उसको व्हिप कहते हैं, WHIP, व्हिप। व्हिप इशू किया जाता है, मतलब वो ऑर्डर है पार्टी का कि आपको ऐसा करना है, पार्टी ऑर्डर। हाँ, सिंपल वर्ड्स में लिख सकते हैं, व्हिप इज पार्टीज मैंडेटरी ऑर्डर।
जैसे देखिए आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिबेट में भी आप एक याद होगा अगर कि पटेल और नेहरू चर्चा कर रहे थे कि ऐसा ऐसा करेंगे, तो नेहरू कहते हैं कि हर मामले पर व्हिप इशू करना ठीक नहीं। देखने दीजिए, लोगों को सोचने दीजिए कि क्या करना है, आगे जैसा आप समझेंगे करेंगे। तो व्हिप का मतलब होता है कि पार्टी बाइंड कर देती है कि आपको ऐसा ही करना है। पहले जो है कुछ नहीं होता था, लेकिन जब से अमेंडमेंट आ गया तब से आ गया कि अगर आप व्हिप नहीं मानते हैं पार्टी का, तो इसका मतलब आप पार्टी के खिलाफ जा रहे हैं, तो उसको डिफेक्शन माना जाता है। इट इज बाइंडिंग ऑन द मेंबर टू डू एज पार्टी विशेष, टू डू एज पार्टी विशेष। तो मान लीजिए पार्टी व्हिप इशू कर दिए कि इस मामले पर आपको सपोर्ट में वोटिंग करना है और आप खिलाफ में वोटिंग कर गए, तो वो आपका डिफेक्शन का ग्राउंड बन जाएगा। ठीक है, निकाल देगा तो जरूरी नहीं ना। कौन? पार्टी भी निकाल सकता है, आपका मेंबरशिप ही चला जाएगा, फिर पार्टी का तो अलग है, पार्टी क्या करती है। तो ये जो है दीज वर सम मेथड्स ऑफ द पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट एंड इटसेल्फ। Next is judiciary. Next chapter is judiciary. Now we know that the government or the state, it is based on the three pillars. It has three pillars or three organs, that is the legislature, the executive and the judiciary. The legislature makes laws, the executive, it executes those laws and policies of government, and judiciary, it sees whether the laws are made correctly, they are according to the constitution, and the government is executing those laws properly according to the provisions of constitution, and government is not misusing its powers, its authority. तो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव दोनों पर नजर रखने के लिए तीसरा पिलर जो है हमारा डेमोक्रेसी का, दैट इज जुडिशरी। इंट्रोडक्शन। मेनी टाइम्स, और जुडिशियल पे नजर रखने के लिए पार्लियामेंट। हाँ, जुडिशरी पे फिर ये लोग भी नजर रखते हैं दूसरी तरफ से, पार्लियामेंट भी है, गवर्नमेंट भी है, पार्लियामेंट और गवर्नमेंट दोनों। हाँ। Many times courts are seen only as arbitrators in disputes between। केवल गवर्नमेंट कहना सही नहीं होगा, तो पार्लियामेंट कहना ही प्रॉपर सही होना चाहिए, क्योंकि उसके खिलाफ वोटिंग होगा तभी ना उसको डिस्मिस, इसके जज के खिलाफ। भाई डिसमिस कराना ही क्या है, माने उसको प्रेसिडेंट से वो करवा सकते हैं या उसका ट्रांसफर करवा सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। हाँ, तो जरूरी नहीं कि डिसमिस ही हो। तो कहेंगे कि गवर्नमेंट भी करा सकती है और पार्लियामेंट भी करा सकती है प्रॉपर, या फिर पार्लियामेंट कहेंगे। भाई गवर्नमेंट भी तो पार्लियामेंट का ही पार्ट है ना, गवर्नमेंट भी तो जो गवर्नमेंट में मेंबर्स हैं और पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं, वो वहाँ पर उसके खिलाफ बिल ला सकते हैं, वो भी चीज़ है। ठीक है, many times courts are seen only as arbitrators in disputes between individuals or private parties। अक्सर लोग अदालतों को क्या समझते हैं कि भाई केस मुकदमा करने की जगह, किसी से कोई शिकायत है, केस मुकदमा कर दी अदालत में। तो कोर्ट अदालत क्या लोग समझते हैं, अदालत कचहरी लोग क्या समझते हैं, कोई आपस में विवाद हुआ कचहरी में केस कर दो, होता ही ये लोकल कोर्ट में भी। नहीं, लोकल कोर्ट हर कोर्ट में यही होता है,
बट जुडिशरी परफॉर्म सम पॉलिटिकल फंक्शंस ऑल्सो, लेकिन जुडिशरी में कुछ पॉलिटिक्स से जुड़े हुए फैसले भी होते हैं। जुडिशरी इज अमेंडमेंट भी एन इम्पॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट। जुडिशरी भी सरकार या गवर्नमेंट का एक महत्वपूर्ण अंग है। बताइए सर, लॉ का कोई वैल्यू नहीं रख रहा है पढ़ाई का। The Supreme Court of India is in fact one of the very powerful courts of in the world. जो भारत का सुप्रीम कोर्ट है दैट इज दुनिया के कोर्ट्स में एक बड़ा ही पावरफुल कोर्ट है। मतलब ऐसे बहुत कम कोर्ट है दुनिया में जिसको इतना पावर्स है जितना यहाँ के सुप्रीम कोर्ट को पावर है। Right from 1950, the judiciary has played an important role in interpreting and in protecting the Constitution. 1950 से ही जो हमारे जुडिशरी है इसने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने में यानी उसकी व्याख्या करने में लोगों के लिए और उसको प्रोटेक्ट करने में बड़ा इम्पोर्टेंट काम किया है। इन दिस चैप्टर you will study the role and importance of the judiciary। तो इस चैप्टर में हम जुडिशरी का रोल और इम्पोर्टेंस जो है वो पढ़ेंगे। दवाई लेना दवाई लेने जाना नहीं। In the chapter on fundamental rights, you have already read that the judiciary is very important for protecting our rights. फंडामेंटल राइट्स हमने पढ़ा तो वहाँ पर हमने देखा कि हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जुडिशरी कितना इम्पोर्टेंट है। आप जानते हैं कि फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन में आप डायरेक्टली कहाँ जा सकते हैं? कोर्ट तो जाएंगे, कौन सा कोर्ट जाएंगे? तो हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं, इसको जरूर थोड़ी सुप्रीम कोर्ट ही हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली आप जा सकते हैं और उनको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी तो जा सकते हैं, वहाँ पे भी तुरंत फैसला सुनवाई होगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी। अब होगा कि नहीं होगा वो तो वहाँ के मैटर पर है। नहीं होगा तो हाई कोर्ट है ही, सुप्रीम कोर्ट है ही। ठीक है। आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। हम कहते हैं कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए,
लेकिन ये इसका क्या मतलब? किताबी लिखित भाषा में। हाँ, किताबी बात है। अच्छा, आए नहीं कि हमको लगा के गई तुम सुबह। इंडिपेंडेंट रखना चाहिए, लेकिन अब तो इन जुडिशरी के इंडिपेंडेंस का क्या मतलब है, इसको हम लोग समझेंगे। देन एक प्रकार से देखा जाए तो ये बहुत इम्पोर्टेंट। यस, द रोल ऑफ इंडियन जुडिशरी इन प्रोटेक्टिंग आवर राइट्स। हमारे अधिकारों को बचाने में जुडिशरी का क्या रोल रहा है, उसको भी समझेंगे। द रोल ऑफ द जुडिशरी इन इंटरप्रेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान की व्याख्या करने में, इंटरप्रेट करना, यानी कि क्योंकि देखिए कॉन्स्टिट्यूशन एक रिटर्न सेट ऑफ वर्ड्स है। अब कहाँ वो अप्लाई होगा, क्योंकि समाज हमारा कॉन्स्टेंटली बदल रहा है। आवर सोसाइटी इट इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, द वेज ऑफ लाइफ, द वेज ऑफ लिविंग ऑफ पीपल आर चेंजिंग। ये व्याख्या वर्ड है, इंटरप्रेटिंग। व्याख्या मतलब क्या? समझाना। व्याख्या, इंटरप्रेटिंग मतलब समझाना। ठीक है, जैसे ये काफी अच्छा वर्ड है। मतलब नॉर्मल भी बोल सकते हैं, यू हैव टू इंटरप्रेट, आपको समझाना होगा, नॉर्मल यूज कर सकते हैं इसको। तो अंडरस्टैंड और इंटरप्रेट में फर्क हो जाता है। एक्सप्लेन का एक बढ़िया वर्ड है इंटरप्रेट। एक्सप्लेन, इंटरप्रेट। अच्छा 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 सुनो ना, नीचे पड़ा हुआ है। हाँ, उसको नहीं देना, अच्छा है। नहीं, रोटी छोड़ देना। अब सोच रहे हैं कुछ दिन फल वगैरह पे ही रहे, पेट वेट कम करना जरूरी। रात में देखेंगे रोटी। रात में कम ही रोटी खाइएगा, दिन में खाइए, रात में कुछ खाइए, वो ठीक है। अरे आजकल मन उठ गया है सब सब्जी सो हाँ, पक्का स्लिप कर रहा है। मार्बल स्लिप करता है, सीखना होता है तो हाँ। स्लिप कर जाता। सो इंटरप्रेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि देखिए संविधान लिखा गया कब? 1950। हाँ, अब 75 साल हो चुके हैं। 50 थोड़ी ना, 40। ठीक है, कहने का रफली हम कह रहे हैं स्टार्ट लगभग हो गया कि आज उस चीज को 75 ईयर्स हो चुके हैं। हाँ, लागू करने के लिए। तो अब 75 साल में हमारा देश काफी बदल चुका है। जिस समय जिन हालात में इसको लिखा गया, और आज हाँ, ठीक है ना, तो आज काफी समय बदल चुका है। ठीक है, अब देखिए उस समय
आज देखिए मैं बता रहा हूँ, जवाहरलाल नेहरू कानून कोशिश किए कि बेटी या पत्नी को भी अधिकार होगा पति के संपत्ति में। हम्म, पूरा देश उनके खिलाफ हो गया कि भाई आप महिलाओं को चांडाल बनाना चाहते हैं। उस जमाने का जो सोच था। हाँ, कि पत्नियों को अगर अधिकार मिलने लगेगा तो पति के खिलाफ हो जाएंगी। ठीक है, पूरे देश में खिलाफ हो गया, इतना प्रदर्शन हुआ, सारे हिंदू लोग संत सब जो है खिलाफ हो गए। फिर हमारा धर्म भ्रष्ट करने की कोशिश है। ठीक है, जबकि इनकी को यही थी सोच कि भाई जैसे मुसलमान में औरत को या बेटी को हक होता है, वैसे हिंदुओं में भी होना चाहिए। ये भी उस समय समझिए यूसीसी का ही एक पार्ट था कि सिविल कोड एक जैसा हो। जब मुसलमानों में लड़की को, औरत को अधिकार दिया गया है तो हिंदुओं में क्यों नहीं है? क्योंकि पहले पत्नी को, बेटी को कोई अधिकार नहीं था प्रॉपर्टी में। ठीक है, हमारे ही माने रिलेशन में जो है बहुत ज़्यादा मैडम लोग को बहुत ज़्यादा संपत्ति था, बहुत ज़्यादा। लेकिन क्योंकि बेटियों को नहीं और कोई बेटा नहीं था, इस वजह से सारी संपत्ति कोई कोई सब लूट लिया, क्योंकि बेटियों को अधिकार था नहीं। ये कब का बात था? अभी 25-30 साल पहले की बात कर रहा हूँ। इनकी नानी को 2000 बीघा जमीन था। 2000 मतलब कितना कट्ठा हो गया? 1 पे 20 होता है। हाँ, सोच लीजिए। तो मतलब कि 20 ठीक है, और वो सब जो है क्योंकि कोई बेटा बचा नहीं, आगे बचा नहीं कि हुआ ही नहीं। मतलब हुआ, लेकिन 10-15 साल 20 साल होके एक्सपायर कर गया। तो समझिए कि इतना प्रॉपर्टी और सब जो है गोतिया जिसको बोलते हैं वो लोग सब अपना डिस्टेंट फैमिली, मतलब कि चचेरा ममेरा ये सब लूट लिया, जिसको जहाँ मौका मिला दाब लिया। ठीक है, इनका क्रियाकर्म कई जगह लोग किया अपना अधिकार दिखाने के लिए कि हम भी जुड़े हुए हैं परिवार से, सिंबॉलिक वे में, समझ गए? शरीर तो एक ही था, कहीं कहीं ऐसे ही कि भाई हम भी कर रहे हैं क्रियाकर्म, कि हम भी परिवार। तो मतलब कि क्रियाकर्म किया तो मतलब पुतला बना के किया, मैंने जैसे खाली लकड़ी वकड़ी जला दिया होगा, कुछ उनका सामान वामान रख के दिखाने के लिए कि हम भी उन्हीं के परिवार से, समझ गया? कुछ लोग अंगूठा लगवा लिया, कुछ करवा लिया। 80-90 के दशक में। नहीं, इधर का बात है। तो 25-90 के दशक, 95। हाँ, इधर का बात है, 95 के आसपास। मैंने नहीं, इधर का एकदम रिसेंट 25-30 हम ज़्यादा बोल गए आपको, इधर ही 10 साल पहले की बात है। मोदी के साथ। हाँ, मोदी के पहले। मोदी के पहले। हाँ, तो उनका डेथ हुआ, पहले ही सब कब्जा किए हुए था जहाँ तहाँ। ये तो गलत हुआ ना, उनकी बेटी को नहीं मिला। ये कुछ नहीं मिला उनकी बेटी को। एक दामाद है, थोड़ा कब्जा किए हुए पटना में, शहरी प्रॉपर्टी है यहाँ भी काफ़ी। कितना बेटी है? 6 बेटी हैं। 6 बेटी में से मात्र एक ही वो बेटी, मतलब जो दामाद को समझिए कि एक ही बेटी को मिला। तो इन लोग तो एकदम दिमाग में काम कर रहा होगा ये 6 को। ठीक है, तो क्या सोचते हैं कि क्या केस करती, देखेंगे सब तो परिवार है, अब कोई है ही नहीं, क्या करें। यही रहती थी। यहाँ भी काफ़ी चिड़िया टाटपुल के बगल में पूरा उनका कॉलोनी जैसा, मतलब काफ़ी बड़ा एरिया में उन्हीं का जमीन है, उस पर बहुत लोग बसे हुए हैं। उसको लालजी टोला कहा जाता है। हाँ, लालजी टोला में उन लोग का पूरा है प्रॉपर्टी। तो यहाँ भी काफ़ी वही है, कहा 20,000 कट्ठा जमीन, आज 1 कट्ठा जमीन का दाम हो गया 1 करोड़। वही कह रहे हैं कि इतना प्रॉपर्टी था। क्या तो कहने का मतलब है कि देखिए वो समय था कि जब बेटियों को ये कहा गया तो कहा गया कि भाई इससे तो बेटियों के संस्कार खराब हो जाएंगे, वो परिवार में लड़ाई हो जाएगा,
उनको अधिकार देने लगेंगे तो फिर तो भाई बहन में लड़ाई हो जाएगा, परिवार में दरार पड़ जाएगा। ये हम लोग का परिवार सिस्टम को चौपट करना चाहते हैं, ऐसी बात है। आज देखिए, आज वो कानून भी पास हुआ, बेटियों को भी अधिकार होगा बेटों की तरह, ठीक है। तो कहने का मतलब कि समय बदल जाता है तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके नए तरीके से उसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे उस समय हमने फंडामेंटल राइट दिया था कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, या राइट टू एक्सप्रेशन ऑफ बिलीफ फेथ एंड वर्शिप, जो है हमारा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। अब उसमें आ गया कि भाई अगर हम सफाई में रहना चाहते हैं तो वो भी हमारा राइट टू लाइफ में शामिल है कि हम पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट में रहें, क्योंकि आज इतना पोल्यूशन हो चुका है कि उसको लेके भी लोग केस किए कि भाई बताइए हमारा जीवन का अधिकार कहाँ है, अगर हम इसी जहरीले हवा में सांस ले रहे तो हम बचेंगे कहाँ से। इस पे भी हम लोग सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, गए हैं लोग, और उसको फंडामेंटल यस, तो इट हैज़ बीन इंक्लूडेड इन राइट टू लाइफ, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उसको एक्सप्लेन किया सुप्रीम कोर्ट ने कि ये भी राइट टू लाइफ के अंडर, या जैसे राइट टू इंफॉर्मेशन आया, तो राइट टू इंफॉर्मेशन है कि भाई अगर आपको जीने का हमारा फ्रीडम ऑफ चॉइस, हमको एक्सप्रेशन है, तो हमको सरकार से इंफॉर्मेशन मिलना चाहिए कि सरकार क्या कर रही नहीं कर रही है। भाई बिना सरकार के इंफॉर्मेशन के हम कैसे अपने आप को समझ सकते हैं, जान सकते हैं कि क्या कर रहे हैं, सही हो रहा है गलत हो रहा है। तो आप पढ़ेंगे, जब आप उसका संविधान पर आप देखेंगे जो कमेंट्री होता है जिसमें डिटेल दिया रहता है। ऐसे तो अभी आपने जो कॉन्स्टिट्यूशन देखा है उसमें खाली आपको आर्टिकल्स और प्रोविजन लिखे हुए हैं। आप डिटेल में जैसे बख्शी की आती है कॉन्स्टिट्यूशन की बुक, उसमें उस आर्टिकल से रिलेटेड क्या क्या जजमेंट दिए हैं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, वो सब भी लिखा है बख्शी में। वो भी सब उसमें रहता है कि क्या 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 नाम है। हमारे पास पीएम बख्शी है, पीएम बख्शी दिखाते हैं आपको, उसको ऑनलाइन मिल जाएगा लोगों को। स्कैन करने के लिए ये देखिए, ये है जैसे पीएम बख्शी की है। अभी तो और लेटेस्ट जितना भी है लेटेस्ट एडिशन, ये भी लेटेस्ट ही है, 2020 का है। अब जैसे इसमें आप देखेंगे कोई भी आर्टिकल अगर आप उठाते हैं, देखिए, तो उसमें उसके इसमें कितना दाम है? यही होगा कुछ 300-400 का जो भी रहता है। अब देखिए, जैसे यहाँ आर्टिकल 12 जो है जिसमें कि डिफाइन किया गया है कि स्टेट, अब उसमें यहाँ जो जो उसको डिफाइन, उसको सबको केस दिया हुआ, किस किस को स्टेट में वो किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, कोर्ट के द्वारा, एजेंसी आउटसाइड इंडिया, ठीक है। तो यहाँ है कि जैसे एन इंस्ट्रूमेंटलिटी और एजेंसी ऑफ स्टेट हैविंग ऑपरेशंस आउटसाइड इंडिया मस्ट कंप्लाई विथ इंडियन लेबर लेजिस्लेशन। ये देखिए केस में हुआ था लीना खान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 1987 सुप्रीम कोर्ट का केस। उसमें कहा गया था कि अगर विदेश में भी सरकार का कोई है वो भी इस आर्टिकल 12 में आता है, वो लेबर लॉ उसको फॉलो करना होगा भले विदेश में हो। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट बीसीसीआई को भी कहा है कि भाई आप भी स्टेट के डेफिनेशन में आते हैं। हाँ हेलो, अच्छा बता रहे हैं।
79 हेलो 13 98 अंदर डाल दीजिएगा। ठीक ठीक। तो यहाँ जैसे बीसीसीआई को भी ये किया है इन्होंने 2011 और 15 कई सारे केसेस हैं। 2015 का लेटेस्ट केस है सुप्रीम कोर्ट का। द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया इज अ रजिस्टर्ड सोसाइटी एंड हेंस इट इज़ नॉट अ स्टेट अंडर। अच्छा, इसको बोला ये नहीं है, ये रजिस्टर्ड सोसाइटी है, ये स्टेट के डेफिनेशन में नहीं आएगा। लिखा है यहाँ कि द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया इज अ रजिस्टर्ड सोसाइटी एंड हेंस इज नॉट अ स्टेट अंडर आर्टिकल 12 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, क्योंकि बीसीसीआई इज नॉट फिनेंशियली, फंक्शनली और एडमिनिस्ट्रेटिवली डोमिनेटेड बाय गवर्नमेंट नॉर इट इज़ अंडर कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, देयरफॉर नॉट अ स्टेट। ठीक है, तो ये बीसीसीआई के खिलाफ जी टेलीफिल्म्स ने केस किया था 2005 में, उसका ये है। तो इस तरह से मैंने जितना, ये तो आर्टिकल 12 तो मैं कम ही होता है उसमें, बाकी अब देखिएगा जैसे बहुत सारा है, 13 है, जहाँ भी देखिएगा, देखिए सब आर्टिकल 14 है ना, अब उसका दिया हुआ आर्टिकल 14 का, जैसे 14 है इक्वालिटी बिफोर लॉ। अब इसमें देखिए केस है जो इम्पोर्टेंट केस है, जैसे प्रमोशन, मेरिट कम सीनियरिटी। जो प्रमोशन में आता है कि भाई मेरिट दिया हुआ है, अच्छा से समझ हाँ, सकता है कोई। कि देयर इज अ शार्प डिस्टिंक्शन बिटवीन मेरिट कम सीनियरिटी एंड सीनियरिटी कम मेरिट। इन सच केस द मेरिट हैज़ टू बी गिवन प्रेफरेंस ओवर सीनियरिटी। यूवी महादकर वर्सेस सुभाष आनंद चरण 2015 का केस है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का। तो इस तरह से मतलब एडमिनिस्ट्रेट जितना सारा है, बहुत सारा जो है उसके अंदर में आया है। देखिए अभी इतना सारा है, सब खाली सब केस ही और उसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है जो समय समय पर कोर्ट्स ने दिया है। देखिए एडमिशन इन कॉलेज एंड रिजर्वेशन, ठीक है, उसको लेके है। अलॉटमेंट ऑफ लैंड, ठीक है। तो इस तरह से ये जो है आपका, ये जैसे अभी आपने जो देखा है वो सिर्फ जो है उसमें क्या प्रोविजंस है, इसमें क्या है कि कोर्ट्स ने क्या समय समय पर उसका इंटरप्रिटेशन दिया है, क्या जजमेंट्स दिया है, वो सारा इसमें। पीएम बख्शीश का इस पे आ जाएगा प्ले स्टोर पे? नहीं नहीं, पीएम बख्शी मिलता ही नहीं है, ये जो है ना, ये पीडीएफ भी नहीं इसका मिलता है, बहुत रिस्ट्रिक्टेड ये है। कहाँ पे मिलेगा ये? नहीं मिलेगा, ये खरीदना पड़ेगा आपको। वैसे पटना में डायरेक्ट मिलेगा ये दुकान में? बुक तो मिल ही जाए, बुक तो सबसे ज़्यादा बिकने वाली बुक यही है, ओ, सबसे ज़्यादा यही बिकती है बुक। जो भी तैयारी करते हैं लोग तो बख्शी खरीद ही लेते हैं। आईएएस की तैयारी जो करते हैं वो ले लेते हैं, बीपीएससी वाले कम लेते हैं, लेकिन बीपीएससी में है क्या? हाँ आईएएस वाले लेते हैं। बीपीएससी कौन जानता है? ठीक है, तो ये है, आपको मैं ये समझा रहा था एक तरह से कि व्हाट इज द रोल ऑफ द जुडिशरी इन एक्सप्लेनिंग इंटरप्रेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि समय समय पर उसको हमें समझाना होता है, नए केसेस आते हैं तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल के अंदर वो फिट बैठेगा या उससे उसको डिसाइड होगा। नेक्स्ट, द रिलेशनशिप बिटवीन द जुडिशरी एंड द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। और फिर हम समझेंगे इस चैप्टर में कि जुडिशरी और पार्लियामेंट के बीच में क्या रिलेशन है। ठीक है, इसको भी हम समझेंगे इस चैप्टर में। नाउ फर्स्ट इज, व्हाई डू वी नीड एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी। हमें आखिर एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी की जरूरत क्यों होती है? प्रॉपर डिसीजन लेने के लिए। हाँ, किसी के दबाव देखिए, में नहीं आना। हाँ, इन एनी सोसाइटी disputes are in any society disputes are bound to arise between individuals, between groups and between individuals or groups and government। भाई किसी भी समाज में लाजमी है कि विवाद होगा, डिसएग्रीमेंट होगा, डिस्प्यूट होगा, चाहे वो लोगों के बीच में हो या कुछ लोगों के ग्रुप्स के बीच में हो या
ग्रुप्स, इंडिविजुअल्स या गवर्नमेंट के बीच में हो। कुछ ना कुछ विवाद होना तय है। मान लीजिए सरकार कोई काम कर रही है, उसके फैसले से कोई खुश नहीं है, किसी आदमी के खिलाफ कोई गलत कार्रवाई हो रही है, कुछ लोगों के खिलाफ कोई गलत, जैसे देखिए अभी अब यहाँ बिल ही पास हो रहा है, कुछ लोगों को इस पर ऐतराज हो सकता है कि भाई गलत बिल ला रही है सरकार, है ना, वो जाके वहाँ कोर्ट जा सकते हैं कि भाई ये गलत कर रही है हमारे साथ सरकार जो है। अच्छा, इस केस पे कोर्ट जा सकते हैं? क्यों नहीं जा सकते? क्यों नहीं जा सकते? जाएंगे ही लोग, पास होगा तब जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि जहाँ भी समाज में लोग हैं वहाँ डिस्प्यूट होना इट इज़ इनएविटेबल, होना ही है। ऑल सच डिस्प्यूट्स मस्ट बी सेटल्ड बाय एन इंडिपेंडेंट बॉडी इन अकॉर्डेंस विद द प्रिंसिपल ऑफ रूल ऑफ लॉ। तो ऐसे जो भी डिस्प्यूट होते हैं, मान लीजिए कोई ऐसा, हम क्या चाहते हैं कि जो भी हमारा अगर विवाद है, आपस में कोई बहस है, तो हम चाहते हैं कि एक ऐसे आदमी से सुनवाई करें कि जो दोनों का किसी का पक्ष नहीं ले, बिना किसी का पक्ष लिए सही फैसला दे। हालांकि कोई तो चाहता है कि भाई हमारा फेवर वाला कोई ले ले, हमारे पक्ष में दे देगा, लेकिन दूसरा देखेगा कि अरे, तो लोग चाहते हैं कि एक ऐसा जो है पक्ष, एक ऐसा डिसाइडिंग बॉडी रहे जो किसी के फेवर में ना हो। उसी तरह जो है कोर्ट्स हैं, तो लोग चाहते हैं कि वो बिना किसी के प्रभाव में आए एक सही फैसला दें। वही यहाँ कहा जा रहा है कि ऑल सच डिस्प्यूट्स मस्ट बी सेटल्ड बाय एन इंडिपेंडेंट बॉडी इन अकॉर्डेंस विद द प्रिंसिपल ऑफ रूल ऑफ लॉ, कि कानून के हिसाब से मामलों को तय किया जाए। दिस आइडिया ऑफ रूल ऑफ लॉ implies that all individuals, rich and poor, men or women, forward or backward castes, are subjected to the same law। तो ये जो रूल ऑफ लॉ का जो कंसेप्ट है, कानून के शासन की जो एक सोच है, वो ये कहती है कि चाहे कोई भी हो, चाहे अमीर हो गरीब हो, आदमी हो औरत हो, कोई डेवलप्ड हो बैकवर्ड हो, कैसा भी हो, सब लोग एक ही तरह के कानून के अंडर में हैं। कानून सबके लिए बराबर है। द प्रिंसिपल रोल ऑफ जुडिशरी इज टू प्रोटेक्ट रूल ऑफ लॉ एंड इंश्योर सुप्रीमेसी ऑफ लॉ। तो जुडिशरी का यही रोल है कि कानून का शासन बनाए रखे और इसकी सुप्रीमेसी, यानी कि सबसे ऊपर कानून, कानून से ऊपर कोई नहीं, इसको बरकरार रखे। कि ऐसा नहीं हो कि आज के मोदी जी जो है कानून से ऊपर हो जाए। कोई ऊपर नहीं है कानून से, चाहे वो मोदी हो, चाहे वो कोई गांधी हो, कोई मोदी हो, कोई हो, सबसे ऊपर कानून, और कानून सबके लिए बराबर। ये जिम्मेदारी दी गई है जुडिशरी को। इट सेफगार्ड्स राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल। ये सुरक्षित रखता है क्या क्या? लोगों के अधिकारों को। सेटल्स डिस्प्यूट्स इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। जहां कहीं विवाद होता है उसको कानून के हिसाब से निपटारा करता है। एंड एंश्योर्स दैट डेमोक्रेसी डज नॉट गिव वे टू इंडिविजुअल और ग्रुप डिक्टेटरशिप। और ये पक्का करता है कि जो डेमोक्रेसी है वो किसी की तानाशाही, किसी एक की या कुछ लोगों की तानाशाही बन के नहीं रह जाए। जैसे आजकल कोई कह सकता है कि भाई मोदी जी की तानाशाही चल रही है, तो बात तो यही है, या हिंदुओं की तानाशाही चल रही है, ऐसा कह सकते हैं लोग, या हाँ। तो ये ऐसा नहीं हो, ये किसकी जिम्मेदारी है? ये जुडिशरी की जिम्मेदारी कि ये हमारा डेमोक्रेसी, इट इज रूल ऑफ द पीपल। ठीक है कि मेजॉरिटी का रूल होता है, लेकिन स्टिल द गवर्नमेंट इट इज फॉर एवरीवन, इट इज नॉट ओनली फॉर मेजॉरिटी। So therefore the government must rule the majority। और उसको ऐसा करने के लिए कौन कंट्रोल करता है या देखभाल करता है? दैट इज द जुडिशरी। In order to be able to do all this, it is necessary that judiciary is independent of any political pressure।
अब आज के समय में ये देखने के लिए कि मोदी जी इस कानून के ऊपर ना हो जाए, मोदी जी की तानाशाही नहीं चले, जुडिशरी को क्या होना पड़ेगा? इंडिपेंडेंट। अगर जुडिशरी मोदी जी से प्रभावित हो जाएगा तो मोदी जी के खिलाफ कोई फैसला देगा? नहीं देगा। तो लेकिन उसका वही हो ही रहा है। हो रहा है, बहुत हद तक बात सही है, बट उसके लिए भी तरीके बनाए गए हैं जहां जुडिशरी भी अपने आप को इंडिपेंडेंट रख सकती है। हालांकि आज कोशिश पूरी की जा रही है, मैंने आपको बताया ही है कि जुडिशरी को भी अपने कब्जे में ले ले सरकार, ऐसी कोशिश चल रही है। अब क्या कोशिश करेगा? अभी लास्ट कार्यकाल है बीजेपी का। ओके, सो दिस इज व्हाट इज मेंट बाय इंडिपेंडेंट जुडिशरी। ठीक है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी जो है सो ये आप समझ सकते हैं, जैसा करंट कंडीशंस में आपको समझा रहा हूं कि जुडिशरी के इंपॉर्टेंस की क्या, जुडिशरी के इंडिपेंडेंस की क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों जुडिशरी का इंडिपेंडेंट होना जरूरी है। सो आप समझ सकते हैं कि किसी भी देश में अगर एक सरकार ठीक होना है, चलना है, तो उसके लिए वहाँ इंडिपेंडेंट जुडिशरी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना? नहीं तो सरकार क्या है, मनमानी हो जाती है। यही तक रह गई। ओके। तो जो इनवेरिएबल है जो